पंखा चला दे। वो कहाँ पे है? अभी आएंगे। क्या आ गया? इधर नहीं ये है नहीं तो हिसाब से कहाँ पूरा फुल आ गया। टच कर गया है। कम लोग देख रहे हैं। क्या है? बोलने में तो जाएगी आवाज जाती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी जुड़े हुए हैं, विनोद तिवारी जी। गुड। ज्ञान प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आर के गुप्ता। डॉक्टर साहब आजकल कहाँ हैं आप? लखनऊ में ही हैं, कहीं और हैं? अनम्यूट कीजिए। आप लखनऊ में, डॉक्टर आर के गुप्ता साहब कहाँ पे हैं? हेलो, पानी म्यूट रहेगा तब ना सुनाई। हाँ जी, मऊ में है, रिटायर हो गए ना। अच्छा, रिटायर हो गए, मऊ वापस पहुंच गए? जी जी। ओके ओके ओके। म्यूट में कैसे सुनेगा? म्यूट करने के लिए। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब, विनय। हाँ विनय जी, आपको नमस्कार। हेलो, प्रणाम प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेदानंद जी। सर, प्रणाम, आशीर्वाद देते रहिए। हाँ। वी नीड योर ब्लेसिंग। अरे सबको एक दूसरे की ब्लेसिंग चाहिए। एक हाथ नीचे से एक हाथ ऊपर से रख के अपने आप को बचा के रहिए बस। अनिल मिड्डा जी आप हैं कि बस खाली फोटो लगा के कुछ और बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैंने फोटो नहीं ऑन की है, मगर आपकी ये फोटो पेस्ट की हुई दिख रही है हमें। ये नहीं पता चल रहा था कि आप हैं कि कहीं निकले हुए हैं। ये सर आ गए आपके सामने। ये बात। हाँ। ये जो लाल टी शर्ट में जिन्हें आप देख रहे हैं, इनके साथ मैंने सन 71 में हाई स्कूल किया था, सन 73 में इंटरमीडिएट किया, फिर ये गोरखपुर छोड़ के चले गए। सालों बाद फिर इनसे मेरी मुलाकात हमारे ख्याल से 2010 वगैरह में हुई, जब मैं चेन्नई गया। ढूंढ ढांड के इनसे मुलाकात कर ली मैंने। चलिए 26 लोग हो गए, अभी और तेजी से जुड़ रहे हैं हम लोग। 5-7 मिनट वेट कर लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आलोक क्या हाल है? संजय जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग। नमस्ते सारिका जी, नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो डॉक्टर सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। नमस्ते। ये एक बड़ा ही सकारात्मक पहलू निकल के कोरोना का आया है, वेब मीटिंग। अगर वेब मीटिंग में नहीं कर रहा होता तो आज चेन्नई से हमारे साथ अनिल मिश्रा जी नहीं जुड़े होते, विनोद तिवारी जी हमारे साथ झारखंड से नहीं जुड़े होते, मऊ से डॉक्टर गुप्ता नहीं जुड़े होते। ये जो लोग जुड़ रहे हैं ये सब कोरोना की देन है। दूर तो कर दिया लेकिन काफी पास भी कर दिया हम लोगों को। दोनों विरोधाभास है इसमें, दूर रह करके भी हम लोग ज्यादा करीब आ गए। साउंड आपकी कम आ रही है? कम आ। रुकिए रुकिए, मैं वो ले आ रहा हूँ, इसमें माइक्रोफोन लगा दे रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं आलोक, आई थिंक उनके डिवाइस का वॉल्यूम लेवल कम है, मुझे तो ठीक सुनाई दे रहे हो आप। फिर भी मैं वो लगा, ईयरफोन लगा ले रहा हूँ, लेके आता हूँ। नहीं आपकी वॉइस ठीक है, नो इश्यूज। आपकी वॉइस ठीक आ रही है डॉक्टर साहब? बाकी सबकी आवाज अच्छी आ रही है, आपकी कुछ कम आ रही है। मैं तो एक्स्ट्रा स्पीकर लगा के बैठा हूँ भाई। वॉइस ठीक है। सब डॉक्टर लोग हमें, सब डॉक्टर रहेंगे, डॉक्टर लोग गोरखपुर।
अभिनय जी नमस्कार। प्रदीप भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और ज्ञान क्या हाल है? मम्मी को देख लो। हाँ हाँ नमस्ते अम्मा। मम्मी दिखी? हाँ हाँ दिख गए। चलो हमने कहा चलो इसी बहाने जूम मीटिंग में मुलाकात हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। मम्मी अभी एक्सरसाइज कर रही हैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात, अच्छी बात। हाँ, आज हम बड़े टाइम से जानबूझ के किए थे। ये देखें, पिछले बार वाला अटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हमने एकदम 9 बजे पहले ही जो है सेट कर दिया था। टाइम कितना हो गया? अरे यार वो तुम्हारा रोड वोड बनेगा, कब बनेगा? क्यों? हम लोग प्रदीप जी, प्रदीप जी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है, आ रही है। तो हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करें। 9:10 हो रहा है, लोग जुड़ते रहेंगे अपना। हाँ टाइम ज्यादा हो गया। हाँ हाँ शुरू अध्यक्ष से कहिए कार्यक्रम शुरू कराएं। अध्यक्ष जी बोले। जी गुड मॉर्निंग। अरे मैडम हाँ मैं जया, हाँ देहरादून से बोल रही हूँ। अच्छा, आप देहरादून में इस समय? हाँ अगले हफ्ते सारी छुट्टियों का लाभ उठा रही हैं आप इस महीने? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है, मैं सुनती रहूंगी। प्लीज कैरी ऑन, माय बेस्ट विशेस। लगा नहीं, आप बाद में आपसे आप लॉन्ग टर्म डायबिटिक है और आपने सक्सेसफुली अपना पूरा जीवन काल इस के साथ निकाला है। जी तो आपके सहयोग से से मैं जरूर चाहूंगा कि आप बोलिएगा लोगों को। जी आपका सहयोग हमेशा रहा है। थैंक यू अंकल। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और जज साहब क्या हाल है? बस सब दुआएं हैं आपकी। कहाँ पोस्टेड हो इस समय? इस समय गोड्डा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज ना? हाँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा एडीजे, ओके। तो अब मैं अपना प्रोग्राम, हाँ विद्यानंद जी शुरू कराइए प्रोग्राम, तो मैं आगे बढ़ूं। एक मिनट। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2 लाइनें। हाँ यूं ना बेसबब फिरा करो, यूं ना बेसबब फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। कोरोना के ऊपर है। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। वो गजल की ऐसी किताब है, जरा चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। वाह वाह। इसकी आपकी पहली लाइन जरा फिर से दोहराना तो आप। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। बस इसमें थोड़ा सा तब्दीली कर लो, सुबह शाम घर में रहा करो। दिन भर घर में है ना, सुबह शाम घर में रहा करो। ये थोड़ा चेंज कर दो इसको। तो मैं विद्यानंद जी, कहाँ गए विद्यानंद जी? अभी तो थे। प्रदीप जी आपकी अनुमति हो तो शुरू किया जाए। हाँ शुरू करिए। वेदानी जी लग रहा कहीं इधर उधर हैं। एक बार हेलो। हाँ जो नए जुड़े हैं उन लोगों को एक बार बता दूं मैं जरा। हाँ रूल ऑफ द हाउस बता दीजिए। हाँ, हम सतत 2003 से इस प्रोग्राम को कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के वजह से ये प्रोग्राम बाधित हो रहा था, और इसको हम लोगों ने अब ये जूम पे स्टार्ट कर दिया है, जिससे बाहर के लोग भी इसमें अटेंड कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने इसको महीने में 2 बार कर दिया, महीने के पहले और तीसरे रविवार को। तो हाँ तो बंधुओं, ये पहली इस महीने के पहले इतवार को हम लोगों ने अपनी पहली जूम मीटिंग रखी थी 2 तारीख को, और उस दिन ही हम लोगों ने तय किया कि हम लोग महीने में 2 बार, पहले और तीसरे रविवार को इकट्ठा होंगे और मधुमेह से संबंधित कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। तो
सब लोग नहीं दिखते हैं ना। पवन जी, पवन जी, गुड मॉर्निंग सर। आप सबको म्यूट कर दें, फिलहाल म्यूट ऑल कर दें। ओके ओके हो गया सर। पवन जी, डॉक्टर साहब भी म्यूट हो गए। हाँ, हो गया, आ गया। तो उसके बाद हम मधुमेह में कौन कौन से जांच कब और क्यों, मधुमेह में आहार, मधुमेह में व्यायाम, मधुमेह में दवाओं की क्या भूमिका है, मधुमेह और आंख से संबंधित क्या परेशानियां हो सकती है, मधुमेह और गुर्दा संबंधी क्या परेशानी, एक एक करके हम एक एक विषय लेते रहेंगे और अलग अलग विशेषज्ञों को आपके सम्मुख लाएंगे जो आपसे अपनी बातें रखेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर देंगे। देखिए, ये फोरम बेसिकली जागरण का फोरम है। जो भ्रम है, जो मिथ्या धारणाएं हैं, उनको दूर करने का फोरम है, जिससे इस समस्या के रहते, इस कमी के रहते हुए भी आप अपना जीवन अच्छे से जिए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के जिए। लेकिन ये फोरम ओपीडी नहीं है। इसमें आप अपने पर्चे डिस्कस न करें, आप क्या क्या दवा ले रहे हैं और आपका शुगर इतना है तो आप क्या करें, इस तरह की चीजें आप अपने जिस भी चिकित्सक के संरक्षण में अपनी चिकित्सा कर रहे हैं, ये बातें आप उनसे डिस्कस करिएगा। जहां आप ऐसे प्रश्न पूछें जो सबके लिए लाभकारी हो, जिससे सबका सरोकार हो। तो आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं मधुमेह कारण और निवारण। ये सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई भी बात नई नहीं होगी। आप सब लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन यह है कि एक बार मैं फिर से याद दिलाऊंगा, क्योंकि बार बार याद दिलाने से ही हो सकता काम बने। ये एक स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं और इस स्लाइड का दिखाने का मतलब ये है, एक संस्था है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, IDF। ये सन 1993 से लगातार हर एक साल छोड़ करके पूरे विश्व में कितने मधुमेही रोगी हैं, कितने अनुमानित मधुमेह रोगी आने वाले वर्षों में हो जाएंगे, इसका एक साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करके उसको पेश करता है। क्यों हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं? समस्या की भयावहता या विकरालता या प्रबलता, जो भी आप शब्द प्रयोग करना चाहें कर लें, कितनी है, इस स्लाइड को देखने के बाद आपके कुछ समझ में आएगा। देखिए, 1995 में इस IDF ने कहा कि पूरे विश्व में 135 मिलियन मधुमेही रोगी हैं। मिलियन हमारे समझ में जल्दी नहीं आता, तो मैं इसे आपके समझ के लिए बता दूं, 13.5 करोड़। पूरे विश्व में 1995 में 13.5 करोड़ मधुमेह रोगी थे और उन्होंने कहा कि 2000 आते आते ये संख्या 13.5 से बढ़ के 15 करोड़ हो जाए, लगभग 1.5 करोड़ का इजाफा होगा 5 साल में। और आप देखेंगे कि 2003 में ये 2000 में ये 151 करोड़ हो गया। यानी लगभग जो एस्टिमेट लगाया गया था कि 2000 में 15 करोड़ हो जाएगा, वो 15.1 करोड़ हो गए। फिर इन्होंने आंकलन लगाया 2003 में कि 2025 में 33.3 करोड़ मधुमेह रोगी हो जाएंगे 2025 में। लेकिन आप ये देखिए कि 2011 में अनुमान जो लगाया गया था, उससे 14 साल पहले ही पूरे विश्व में मधुमेह रोगियों की संख्या हो गई 36.6 करोड़। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से ये कोरोना से भी भयानक है, कितनी तेजी से ये लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। और 2015 का आंकड़ा था कि 41.5 करोड़ मधुमेह रोगी पूरे विश्व में थे और 2040 में 64 करोड़ हो जाएंगे। और ये स्थिति तब है जब हमको आदिकाल से ये पता है कि मधुमेह क्यों होता है, और आज भी हमें साइंटिफिक डाटा के साथ पता है कि मधुमेह क्यों होता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी यह संख्या घट नहीं रही है,
ये बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है कि सब जानते हुए भी हम बेबस और मजबूर क्यों हैं। बेबस और मजबूर इसलिए है क्योंकि सब जानते हुए भी सही समय पर, सही अवसर पर, उस अवसर को पकड़ करके अपने विजडम से हम सही रास्ते पर चलने का निर्णय नहीं ले रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सही वक्त पर जब आपको ये सिग्नल मिलने लगे कि आप इस बीमारी की चपेटे में आ सकते हैं, उस अवसर को, उस सिग्नल को पकड़िए और उस पर अमल कीजिए और स्वस्थ रहिए। देखिए, हम सभी लोग, खास करके इंडियंस या एशियंस कह लीजिए, हम सभी आनुवांशिक रूप से मधुमेह के लोडेड गन हैं। हमारे अंदर जीन्स के रूप में मधुमेह का गन लोड किया हुआ है। अब यह मधुमेह की गोली दगेगी कि नहीं दगेगी, दगेगी तो कब दगेगी और कितनी दूर तक मार करेगी, ये सब इंसान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में कि उस बंदूक को हम दगने दें या न दगने दें। हमको आनुवांशिक रूप से यह जीन्स मिला हुआ है, हम इस जीन्स से अभिषिक्त हैं। इस बीज रूपी गोली को, जो आनुवांशिक बीज हमें मिला हुआ है, इसको दागने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह मधुमेह ऐसे ही नहीं हो जाता, ये बहुत मेहनत से होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है इस मधुमेह रोग को पालने के लिए। और इसका ट्रिगर क्या है, इसका खाद पानी क्या है? आलस, देर से सोना और देर से जागना, यानी कि आपका अपना दिनचर्या बदल देना, जो आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम ये देख रहे हैं। भोजन की मात्रा और समय का ध्यान न रखना, दोनों चीज। एक तो मात्रा का ध्यान न रखना कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, भूखवश खा रहे हैं या बिना भूख के खा रहे हैं, लालच के खा रहे हैं। और समय का भी ध्यान रखना कि हम रात के 12 बजे खा रहे हैं, नाश्ता हम दोपहर के 12 बजे करते हैं। ये दोनों चीजें इसमें काम करती हैं। और साथ में व्यायाम और शारीरिक श्रम न करना, इसकी कमी, ये सारे चीजें जो है ये ट्रिगर का काम करती है इस आनुवांशिक जो गोली हमें मिली हुई है मधुमेह की, उसको दागने के। चरक संहिता में ये तो मतलब ये चीजें बहुत पहले चरक संहिता में भी देखिए कहा गया है कि ओजः पुनर्मधुर स्वभावम तद रोक्षाय वायु कषाय तुम्हें संसृज्य। मैं पूरी तरह से इसको संस्कृत फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहा हूं। मूत्र अवसाद अवहीन मधुमेहम करोति। मधुमेह कफ मेद आदि के द्वारा आवरण वात प्रकोपक व्याधि है। अब मैं इसमें मेद क्या होता है, कफ क्या होता है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अंत में पढ़िए क्या लिखा है। अतः जो व्यक्ति मधुर रस मतलब मीठा ज्यादा, भारी और तले तथा चिकनाई वाले आहार और नए अन्न का सेवन करता है, उसको मधुमेह होने की संभावना रहती है। कोल्ड ड्रिंक, बॉटल्ड ड्रिंक, जूसेस, समोसा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा, है ना, चिप्स और नया चावल, नया अनाज, इसका सेवन करने वाले को इसकी संभावना ज्यादा होती है। ये आज भी उतना ही सत्य है। दूसरा चरक आयुर्वेद में क्या लिखा गया है। आस्याम सुखम स्वपनम सुखम दधिनी ग्रामोदक आनुप रसा पयांसी नव अन्न पानम गुणावेकृतम च। आस्य मतलब जिह्वा, जीव। आस्य का सुख, जीव का सुख लेने वाला, अत्यधिक खाने वाला, चटोरा। स्वप्न का सुख लेने वाला यानी आलसी। दधिनी मतलब दूध, दही या दूध से बने पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने वाला। ग्रामोदक यानी गांव के पास नदी तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं को खाने वाला, जैसे मछली, केकड़ा इत्यादि। आनुप मतलब नदी तालाब के किनारे रहने वाले जीव, जैसे बत्तख आदि का मांस। नव अन्न, कहा जाता कि चावल जो है वो पुराना, 1 साल पुराना हो तो आप सेवन करें। नए अन्न में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नया चावल जब आप पकाते हैं तो वो चिपक जाता है, आपस में लोंधा बन जाता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो नव अन्न और गुड़ या उसके विकृत रूप, जैसे चीनी या आप गुड़ से कुछ भी बनाएं, उसका सेवन अधिक करेंगे तो मधुमेह होने का आपको आसार ज्यादा रहेगा।
ग्रामोदक क्यों कहा गया? क्योंकि किसी जमाने में अगर मांस मछली खाना होता था तो व्यक्ति शिकार करने जाता था, शिकार करके लाता था। तो पहले शारीरिक श्रम करता था, शिकार करके मांस लाता था, फिर बनाता था और खाता था। लेकिन जब से लोग पोल्ट्री में और घर में पालने लगे तो आपको सिर्फ काटना और खाना है, श्रम कुछ नहीं करना। तो इसलिए आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया। एक चीज ये मैं बहुत विशेष रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर ये एक भ्रांति लोगों के दिमाग में रहती है कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में मधुमेह का जड़ से इलाज नहीं है। और ये जो बात है, ये आधुनिक चिकित्सा विधा के अलावा जितने भी एलोपैथी वाले हैं इसको बहुत जोर शोर से इसका ढोल पीटते हैं कि हमारे यहाँ जड़ से इलाज है, आधुनिक चिकित्सा विधा में इसका जड़ से इलाज नहीं है। देखिए आयुर्वेद क्या कहता है, सुश्रुत निदान में कहा गया है कि मधुमेह की असाध्यता कारण एवं भेद सर्व, इसको क्या लिखा गया, सर्व एव प्रमेहास्तु कालेन अप्रतिकारिण मधुमेहत्व मयांति तदा असाध्य भवन्ति ही। सभी प्रकार के प्रमेय, ऑल स्टेजेस ऑफ डायबिटीज सिंड्रोम, यदि समय पर ठीक तरह से उपचारित न किए जाए, यानी वो सही समय क्या है इसके आगे मैं चर्चा करूंगा कि कब आपको ये पता चल जाएगा कि हम खाद पानी दे रहे हैं और बीज दग जाएगा, बोली दगेगी। अगर उस समय आपने उपचारित कर लिया तब तो ठीक, लेकिन अगर सही समय पे उपचारित नहीं किया गया और पूर्ण रूप से मधुमेह में परिवर्तित हो गया तो असाध्य हो जाता है। ये सुश्रुत निदान में कहा गया है। यानी आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहता है कि पूर्ण रूप से स्थापित मधुमेह असाध्य रोग है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नियमन कर सकते हैं, इसके साथ इसके व्यवहार को जानते हुए उसी से आप आचरण करते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये असाध्य हो जाता है। तो ये जो उपरोक्त जीवन शैली है, आलस, देर से सोना, देर से जागना, भोजन की मात्रा, समय का ध्यान न रखना, व्यायाम, शारीरिक श्रम का कम करना, ये सब जो जीवन शैली का परिवर्तन है, ये हमारे जीवन में, हमारे कार्य में और हमारे जीवन में एक असंतुलन पैदा कर देता है। ये जो होशियार व्यक्ति होता है इन दोनों चीजों को संतुलित करके चलता है, अपने जीवन को और अपने कार्य को और अपने शरीर को बीच में रखता है और इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन जो इस दिशा में अपने शरीर के लिए नहीं सोचता, वो रात के 12 बजे दुकान से आएगा, सुबह 5 बजे उठ के भी अपने दुकान का काम करेगा। मैंने डॉक्टरों को भी देखा है कि सुबह 7 बजे उठ के घर के ही कमरे में बैठ के क्लिनिक चालू कर लेते हैं, रात 12 बजे तक मरीज देखते हैं। ये हर प्रोफेशन में है। तो अगर आपने अपने काम और अपने जीवन के बीच में, अपने शरीर के बीच में संतुलन स्थापित नहीं किया, ये जो असंतुलन है ये बहुत बड़ा कारण है कि आपके शरीर में ऊर्जा का असंतुलन पैदा करेगा, और ऊर्जा का जब असंतुलन होगा तो आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, ये सारी परेशानियां आपको घेर लेंगी। परिवर्तन क्या हुआ? कभी हम पैदल चलते थे, उसके बाद साइकिल का आविष्कार हुआ, हम साइकिल पे आ गए। लोगों को दहेज में साइकिल मिला करता था, एक चेन मिल जाता था, अंगूठी, बहुत खुश रहता था। फिर दहेज में बाइक मोटरसाइकिल, ये स्कूटर मिलने लगा। उसके बाद बाइक आ गया, फिर कार आ गई। तो जैसे जैसे आदमी की समृद्धि बढ़ती है उसका शारीरिक श्रम धीरे धीरे कम होता चला जाता है। बच्चा भी स्कूल अब स्कूटी पे जाना पसंद करता है, वो साइकिल नहीं चलाना चाहता। तो एक तो हमारे जीवन में धीरे धीरे शारीरिक श्रम की कमी होती चली गई, और दूसरी तरफ अगर आप भोजन को देखें तो देखिए 200 ml की कोक के बोतल से अब हम 2.5 लीटर की बोतल तक, 2 लीटर की बोतल तक पहुंच गए। वैसे ही मोटापा बढ़ता गया। 1977 का बर्गर देख लीजिए और 2000 का बर्गर देख लीजिए, और अब अगर 2020 में देखेंगे तो अब इसमें कॉम्बो पैक आ गया है, इसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल जाएगा। सोने पे सुहागा हो गया वो। ये देखिए बिग किंग, बिग मैक। तो ये धीरे धीरे हमारे खाने, एनर्जी इंटेक तो हम बढ़ाते चले गए, और एनर्जी एक्सपेंडिचर जो खर्च है ऊर्जा का, वो हम धीरे धीरे घटाते चले गए। नतीजा ये देखिए, ये सब चीजें हैं जो आज के जीवन शैली को हमारे प्रभावित कर रही है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है, इस तरह का बच्चा आपको लगभग हर घर में देखने को मिल जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में देखने को मिल जाएगा, हो सकता है आपके घर में ही हो। ये स्वस्थ बच्चा नहीं है। माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा गोल मटोल है, बड़ा स्वस्थ है ना।
बड़े परेशान आते हैं माँ बाप को, हमारा बच्चा खाता, इस बच्चे के माँ बाप भी ये शिकायत लेके जाते होंगे डॉक्टर के पास कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। ये बहुत आम चीज है। ये साइड से अगर आप देख ले तो ज्यादातर लोगों की तोंद इस तरह से निकली हुई है। और ये तोंद ही, ये जो मरकज है, ये जो तोंद है, केंद्रीय मोटापा, सारे बीमारियों का जड़ यही है, केंद्र यही है। बीमारियों का केंद्र केंद्रीय मोटापा है, सेंट्रल ओबेसिटी। और कहते हैं कि पेट जब हुआ मटका तो स्वास्थ्य को लगा झटका। तो पहला सिग्नल आपको ये मिलता है कि अगर आपका बेल्ट टाइट होने लगा, आपकी जींस नाभि पर से सरक करके नीचे चली आ रही है और आपकी तोंद निकलने लगी, तो ये पहला सिग्नल है कि अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। नहीं लौटेंगे तो पूर्ण रूप से स्थापित मधुमेह में आप परिवर्तित होकर के असाध्य वाली स्थिति में पहुंच जाए। ये स्थिति अभी साध्य है, इसको अगर आपने घटा लिया, हटा दिया, तो मधुमेह से बच जाएंगे। या गोली दागने में आपको फिर लंबा समय लगेगा, हो सकता है आपको 60 साल, 65 साल, 70 साल पे जाके मधुमेह हो, 30 साल, 35 साल, 40 साल पे नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं स्लाइड दिखा रहा हूं। ये बहुत मेडिकल फ्रेटर्निटी में, मेडिकल समुदाय में ये बहुत पॉपुलर स्लाइड है। ये आप दाहिने तरफ देख रहे हैं, हमारे ये डॉक्टर इंडिया के हैं, पूना में हैं, आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, डॉक्टर याग्निक, चित्तरंजन याग्निक। और ये इनके बगल में इनके रिसर्च कुलीग हैं डॉक्टर जॉन युदकिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ये याग्निक साहब लंदन में इनके साथ रिसर्च कर रहे थे लाइफ स्टाइल डिजीजेस पे, खास करके फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्टहुड डिजीज पे। एक दिन इन दोनों ने अचानक ऐसा ही सोचा कि क्यों ना हम दोनों भी अपने शरीर का मापन करा लें। तो मोटापे का मापने का जो एक सबसे कॉमन तरीका है वो होता है बीएमआई। इसे हम कहते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें शरीर का मतलब हाइट और वजन, इन दोनों का एक रेशियो होता है। उसको निकालते हैं एक फॉर्मूला में डाल करके, और उसके हिसाब से अंदाज लगाते हैं कि कद के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वजन उचित है या नहीं। 23.5 से नीचे अगर है इंडियन, हम लोगों के लिए 23.5 से नीचे है तो मानते हैं कि एकदम ठीक है। 23.5 से ऊपर है, 27 तक है तो ओवरवेट है, उससे ऊपर है तो कहते थे कि फिर ओबीज है। तो इन दोनों ने जब अपना किया तो बड़ा संयोग था कि दोनों का बीएमआई आया 22.3, एकदम एक बराबर। खाली अगर आप बीएमआई देखें तो इससे लगेगा कि दोनों स्वस्थ हैं, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन एक बंदा यूरोपियन है या कॉकेशियन कह लीजिए, एक बंदा एशियन है। इन्होंने फिर एक स्पेशल मशीन आती है सीटी स्कैन टाइप की, उसको डेक्सा कहते हैं। उस मशीन के माध्यम से इन्होंने अपने शरीर में, फिर चला गया, अपने शरीर में इन्होंने बॉडी फैट, हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा कितनी है इसका आकलन किया। और आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सेम बीएमआई पे जहां हमारे युदकिन साहब के शरीर में वसा की मात्रा 9.1% थी, वहां याग्निक साहब के शरीर में वसा की मात्रा 21.2% थी, करीब करीब 2.25 गुना। यानी उसी वजन पर, उसी कद पर याग्निक साहब के शरीर में चर्बी की मात्रा 2.25 गुना ज्यादा थी उनके कॉकेशियन काउंटर पार्ट के मुकाबले। तो इसके ऊपर फिर एक नया टर्म दिया गया, थिन फैट इंडियन। वैसे तो दुबले पतले हैं याग्निक साहब, लेकिन यूरोपियन काउंटर पार्ट के मुकाबले मोटे हैं। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम भारतीय थोड़ा सा भी अगर वजन गेन करते हैं तो हमारे शरीर में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यूरोपियन के मुकाबले। इसलिए हमें डायबिटीज भी उनसे 10 साल पहले हो जाती है, हमें हार्ट की समस्या भी उनसे 10 साल पहले सामने आती है और झेलना पड़ता है। इसलिए हमको हमारा वजन उनके मुकाबले और भी कम रखने की जरूरत होती है। इसको हम कहते हैं इंडियन फिनोटाइप। क्या क्या चीजें हैं जो हमारे वजन को बढ़ाती हैं? गुण और उसके विकृत रूप, उसको पहले मैंने आपको बताया। तो कुछ तो चीनी या गुड़ या ऐसी चीजें जो आप आंखों से देखते हैं वो तो आपके समझ में आ जाता है कि आप इसको नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, इसको अवॉइड करना। लेकिन बहुत से शर्करा युक्त चीजें अदृश्य रूप से आप खाते हैं जिनमें आपको पता ही नहीं होता कि चीनी कितनी है।
जैसे औसतन एक 100 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में लगभग 12 ग्राम चीनी होता है। जो 200 ml की छोटी बॉटल आती है उसमें 25 ग्राम चीनी होता है, मतलब 5 चम्मच। अब अगर आपको 5 चम्मच चीनी आपके सामने डाल के पिलाया जाए तो शायद आप नहीं पिएंगे। आपके चाय में 5 चम्मच चीनी डाल दी जाए तो आप नहीं पिएंगे कि मैं पागल हूं, मैं 5 चम्मच चीनी पीऊंगा। मैं एक स्कूल में बच्चों को जागृत करने गया था। मैंने उससे पूछा, अच्छा बच्चों बताओ, मैं तुम्हारे सामने अगर एक कप कॉफी लूं, उसमें 5 चम्मच चीनी डालूं और घोल के पीऊं तो तुम मुझे क्या समझोगे? बिना कुछ सोचे समझे बच्चों ने एक स्वर में कहा पागल। जो वहां के प्रबंधक थे थोड़ा घबरा गए कि ये बच्चे बदतमीजी कर गए और इन्होंने हमारे गेस्ट स्पीकर को पागल कह दिया है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी। मैंने कहा, अच्छा बच्चों, अगर तुमको अगर मैं यही पीने को दूं तो क्या हम लोग भी पागल होंगे? तो हमने कहा, ये जो कोल्ड ड्रिंक की 200 ml की बोतल 2 मिनट के अंदर गटक जाते हो, उसमें 25 ग्राम चीनी होता है तो तुम उसको पी जाते हो, अब तुम क्या हो? फिर उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो पागल हैं। हमने कहा यही पागलपन नहीं करना है आपको। कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद जितने भी ये फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं, इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें अदृश्य रूप में चीनी है जो आपको पता ही नहीं चलता। पिक्चर हॉल में गए, आराम से एक कोक की बोतल ली, एक पॉपकॉर्न ले लिया, चाहे चिप्स ले लिया, चाहे नाकोज ले लिया, बैठ के खाते रहे, कोल्ड ड्रिंक पीते रहे, बिना ये सोचे समझे कि इसमें कितनी ऊर्जा है और क्या ले रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने प्रकृति क्या की है। ये थोड़ा सा जस्ट एक माहौल को हल्का करने के लिए 1990 में हमारी टीवी का देखिए क्या आकार प्रकार था और मनुष्य कैसा था। इस टीवी में रिमोट नहीं हुआ करता था, उठ के बार बार आना पड़ता था चैनल चेंज करने के लिए। चैनल भी बड़े कम होते थे, दूरदर्शनी में 3-4 चैनल घुमा के देख लीजिए। 2008 तक आते आते क्या हो गया, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी पे आ गए हम। पतला हो गया टीवी, लेकिन मनुष्य का शरीर कैसा हो गया। और 2020 में भी ऐसे ही है। ये एक मनुष्य की बड़ी अजीब फितरत होती है कि वो जहां भी हो सके एनर्जी चुराने की कोशिश करता है, जिसको जांगर चोर कहते हैं। ये देखिए फिटनेस सेंटर है, यहाँ लोग जिम में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इस जिम वाले ने सीढ़ी के साथ साथ दोनों तरफ एस्केलेटर का भी प्रावधान कर रखा है। जो लोग जिम में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो भी सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हैं, वो एस्केलेटर से जिम तक जाएंगे, वहां फिर जो है ट्रेडमिल पर दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और फिर वापस आएंगे। ये अजीब सी एक मेंटेलिटी है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अधिक से अधिक ऊर्जा खर्च करने के अवसर ढूंढने पड़ेंगे। अब केंद्रीय मोटापा क्यों खतरनाक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस दे देता हूं, क्योंकि जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है ये साक्ष्य आधारित शास्त्र है, ये साक्ष्य ढूंढता है। खाली ये नहीं कि किसी ने 2 आदमी आके बैठ गए टीवी पे कि मैं तो इसके पहले बहुत मोटा था और मैं बहुत परेशान था और मैं ट्रेन में सफर नहीं कर पाता था, फिर मुझे एक चाय मिल गई और पीने लगा और अब मैं इतना पतला हो गया हूं। इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता, ठोस आधार होना चाहिए। तो आपको ये मैं ठोस आधार एक दे रहा हूँ। ये अमेरिका की NHANES एक संस्था है, नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे संस्था। इसने एक सर्वे किया 18 से 19 साल के लोगों के ऊपर, 15,184 लोगों को इसमें उसने एनरोल किया, जिसमें 52.3% महिलाएं थी और इनको 14 साल तक इनके ऊपर निगाह रखी। कुछ नहीं किया, सिर्फ निगाह रखी। क्या क्या 14 साल के बाद इनको क्या ऑब्जर्वेशंस क्या मिले? पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला कि इन 15,184 लोगों में 14 साल में 3,222 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें से 3,222 में से 1,404 लोग जो मरे वो हृदय संबंधी किसी परेशानी से, बीमारी से मरे। जो लोग लंबे समय तक जीवित रहे, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल was worst in normal weight with central obesity, यानी वो व्यक्ति जिनका वजन तो नॉर्मल था, जैसे याग्निक साहब का था, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी थी, तोंद निकली हुई थी, वेस्ट हिप रेशियो गड़बड़ था। कमर को नाप लें और अपने पेट को नाप लें और उन दोनों को आप भाग दे दें तो ये रेशियो, वेस्ट हिप रेशियो 10.9 से नीचे होना चाहिए, लेकिन जैसे ही तोंद निकलेगी ये 1 से ऊपर भाग जाता है। तो जिन लोगों का वेट तो नॉर्मल था, वजन उनके हाइट के हिसाब से नॉर्मल था, लेकिन तोंद निकली हुई थी, उनमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सबसे खराब था। पुरुषों में जिनका की वजन नॉर्मल था लेकिन तोंद निकली हुई थी, उनकी मृत्यु की का रिस्क जो है
वो 87% ज्यादा था उनके मुकाबले जिनका की वजन नॉर्मल था और तोंद नहीं थी। इससे आप समझना कि तोंद कितना घातक होता है। और स्त्रियों में यह जो रिस्क है वो 48% ज्यादा था। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं जो मेद को वसा कहा गया है। आयुर्वेद में मेद मतलब वसा। एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स, वो कोशिकाएं जहां वसा, जहां फैट जा करके शरीर में संचित होता है। आप जब जरूरत से ज्यादा खाते हैं या शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ज्यादा खाते हैं, खर्च नहीं करते, तो बची ऊर्जा को शरीर आगे कभी उपयोग आएगा इस आशय से वसा में परिवर्तित करके वो उसको वसा की कोशिकाओं में संचित कर देता है। और ये कोशिकाएं पेट के अंदर, उदर में, मांसपेशियों में, आपके स्किन के नीचे स्थित होती हैं। पेरिफेरल एडिपोज टिश्यू और सेंट्रल। इसमें जो सेंट्रल एडिपोज टिश्यू है ये घातक होता है, जिससे तोंद निकलती है। तो शुरुआत में लोग ये समझते थे कि ये जो वसा की कोशिकाएं हैं ये सिर्फ एक स्टोर रूम है, ये सिर्फ स्टोर रूम है, इनमें वसा जाता स्टोर हो जाता और कुछ नहीं। लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, ये स्टोर रूम नहीं है, ये वसा की कोशिकाएं बहुत ही एक्टिव कोशिकाएं हैं और ये अपने अंदर जो फैट स्टोर हो रहा है उसकी वजह से उनके ऊपर जो तनाव पड़ रहा है उस तनाव को ये विभिन्न रासायनिक तत्वों के माध्यम से पूरे शरीर को संप्रेषित करती हैं कि भाई हमारे अंदर बहुत ज्यादा वसा हो गया है, हम तनाव में हैं, हमें परेशानी हो रही है। और ये पूरे शरीर, और उसके बाद जब उससे भी ज्यादा आप जब फैट स्टोर करने लगते हैं तो ये फैट वहां से छलक के बाहर आता है, कमरे से बाहर आता है और शरीर के अन्य अंगों में जाकर स्थापित होने लगता है। ये एक्स्ट्रा फैट फिर पहले तो रक्त में आता है, तो आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ हो जाता है। फिर यह बढ़ा हुआ जो फैट है वो आपके लिवर में जाके संचित होता है। आजकल आप किसी का भी अल्ट्रासाउंड करा लीजिए किसी भी वजह से, तो उसके अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल तो भी एक रिपोर्ट जरूर आता है फैटी लिवर स्टेज 1, फैटी लिवर स्टेज 2। इसलिए कि जो तोंद की चर्बी है वो निकल करके बाहर आकर के इस लिवर में इकट्ठा होने लगती है। ये जाकर के पेनक्रियाज में इकट्ठा होने लगती है जहां पर कि इंसुलिन बनता है। ये मांसपेशियों में जाके इकट्ठा होने लगती है और मांसपेशियों के अंदर इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर देती है। तो ये जो वसा है ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है और ये वसा बहुत एक्टिव है, ये कम्युनिकेट करती है, पूरे शरीर के साथ बातचीत करती है। इस स्लाइड के माध्यम से मैं इसमें केमिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि दो तरह की वसा होती है, मेटाबॉलिकली हेल्दी और एक मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। जो हेल्दी होता है वो कोशिकाएं ज्यादातर आपके त्वचा के नीचे इकट्ठा होती हैं और आपके शरीर को एक चिकनाई देती हैं, एक शेप देती हैं। लेकिन जब इसमें वसा ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, जैसे तोंद की वसा है, तो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो जाती है और यहाँ से फिर कुछ तमाम रासायनिक तत्व निकलते हैं जो इंसुलिन रिसेप्टर्स पर जाके प्रभाव डालते हैं, इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालते हैं, लिवर के अंदर लिवर के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसके बाद आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारी होने लगती है। ये थोड़ा सा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज में आपको बता दूं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि साहब ये तो अचानक हो गया, हार्ट अटैक अचानक पड़ गया। जैसे भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब थे टीवी डिबेट के दौरान ही अचानक, जैसा लोगों ने कहा, उनको हृदयाघात हुआ और नहीं रहे वो। अचानक कुछ भी नहीं होता। पटकथा बहुत पहले से लिखा जाना शुरू हो चुका होता है। यह है कि उस पटकथा लेखन के सिग्नल्स को हम पकड़ नहीं पाते या पकड़ भी लेते हैं तो उस पर हम कार्य नहीं करते। जैसे मैंने बताया, जब तोंद निकलनी शुरू होती है, शारीरिक श्रम होना कम होने लगता है, तो इंसुलिन की कार्य करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो कोशिकाओं के दीवारों पर होते हैं, जहां इंसुलिन जाके कार्य करता है, वो कार्य करने कम कर देते हैं, एक तरह से उनमें जंग लगने लगता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो पच करके ग्लूकोज में बदलता है, वो आंतों द्वारा पच के रक्त में पहुंचता है, रक्त से फिर पूरे शरीर में पहुंचता है और यही ग्लूकोज हमारे शरीर के ऊर्जा का मूल स्रोत है। ये हमारा डीजल पेट्रोल है। यह ग्लूकोज जब कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर फिर इसको जला करके कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं। उसी ऊर्जा से फिर हमें हमारे शरीर को तापमान मिलता है। हम बात कर रहे हैं तो भी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, चलते हैं तो भी ऊर्जा खर्च करते हैं, सांस ले रहे हैं तो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। ये सारी ऊर्जा उसी ग्लूकोज से आती है। लेकिन इस ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए
उस ग्लूकोज का कोशिका के अंदर प्रवेश करना बहुत जरूरी है। और ये ग्लूकोज के अंदर प्रवेश, ये कोशिका में प्रवेश करता है, कुछ मार्ग होते हैं उनके माध्यम से, और ये मार्ग खोलने की एक चाबी होती है जो इंसुलिन है। ये इंसुलिन रिसेप्टर नामक, इसका एक मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी। इंसुलिन रिसेप्टर नामक ताले पे जाके फिट होती है। उस ताले के फिट होने से कोशिकाओं के दीवार पे कुछ मार्ग खुलते हैं। उन मार्ग के माध्यम से कोशिका के अंदर ग्लूकोज प्रवेश करता है और वो जल करके ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब मोटापा होने लगता है, शारीरिक श्रम कम होने लगता है, तो धीरे धीरे इंसुलिन रिसेप्टर्स शिथिल होने लगते हैं। इंसुलिन बनता तो है, लेकिन वो रिसेप्टर पे जाकर के जब काम करता है तो ताले नहीं खुलते, कोशिकाएं ग्लूकोज को अंदर आने नहीं देती, तो धीरे धीरे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो आप देखेंगे शुरुआत में ये धीरे धीरे, ये जो लाल रंग से दिखाया गया है ये खाने के बाद का ग्लूकोज है, पीले रंग से दिखाया गया है ये खाली पेट का ग्लूकोज है। ये धीरे धीरे बढ़ता है और आपको इस जहां ये लाइन है, यहाँ पे आपको कहा जाता है कि अब आपको डायबिटीज हो गया। लेकिन डायबिटीज होने के पहले की अवस्था है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। इस अवस्था में अगर आप सचेत हो गए, वजन कम कर लिया, एक्सरसाइज करने लगे, तो आप वापस पीछे लौट सकते हैं। लेकिन एक बार स्थापित मधुमेह हो गया तो फिर ये असाध्य हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आप इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाएगा कि धीरे धीरे आपके कृत्यों की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से इंसुलिन की प्रतिरोधात्मकता बढ़ती रहती है। इंसुलिन रिसेप्टर्स कम काम करने लगते हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए बीटा सेल और अधिक इंसुलिन बनाता है। उस अधिक इंसुलिन के दबाव में कुछ कोशिकाएं खुलती हैं, दरवाजे खुलते हैं, ग्लूकोज अंदर जाता है, शुगर कुछ नीचे आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे बीटा सेल के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है और वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है। जब इंसुलिन बनाना एकदम कम हो जाता है, लगभग 50% पे आ जाता है, तो हम कहते हैं कि अब उसको डायबिटीज हो गया। यानी अगर किसी को पहली बार डायबिटीज पता चलता, अगर वो हर साल जांच करा रहा है और पिछले साल डायबिटीज नहीं था, इस साल उसका शुगर बता रहा है कि डायबिटीज है, तो ये समझिए कि 50% उसकी कोशिकाएं काम करना बंद कर दी हैं पैनक्रियास के बीटा सेल्स। और अगर और बाद में पकड़ में आया तो हो सकता है कि 70% काम ना कर रही हो, 60% काम ना कर रही हो, 80% कोशिकाएं काम ना कर रही हो। यानी आपको जब इस बीमारी का सबसे पहले भी पता चल जाए तो आपके पैनक्रियास की कार्य करने की क्षमता 50% प्रभावित हो चुकी होती है। इसलिए यह हल्की बीमारी नहीं है कि अभी तो आपको नया नया डायबिटीज है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप कुछ भी ऐसे इधर उधर करके देख लीजिए। जो अंग 50% काम कर रहा हो उसको आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। और आप अगर आप यहाँ देखें तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कहानी है, ये डायबिटीज होने से करीब करीब 8 से 10 साल पहले से शुरू हो चुकी होती है। तो ये अचानक डायबिटीज नहीं होता है, तूंद अचानक एक दिन में नहीं निकलती है, अचानक एक दिन में आप शिथिल नहीं हो जाते हैं। ये धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाती है, फिर तूंद के प्रति आप लापरवाह हो जाते हैं, फिर आप पैंट ढीला करा लेते हैं। यही करते हैं। स्त्रियों में तो वो भी दिक्कत नहीं है, नाड़ा ढीला कर लो, सिर्फ पेटीकोट पहनना, साड़ी पहनना है, तो उसमें तो और भी देर से पता चलता है कि तूंद निकल गई। तो ये वो समय है जिस समय आप अगर सचेत हो गए, अपने आदत को आपने सुधार लिया, तो आप वापस जा सकते हैं। लेट किया तो फिर आप इसका नियमन कर सकते हैं, फिर वही एक्सरसाइज, खान पान में बदलाव, साथ में दवाओं का सेवन। तो दवाओं पे फिर कभी आगे वाले हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। मैं आपको अब एक वीडियो दिखा रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग से नया स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। मैं आपको फिर से एक नया स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखिए, एक आपको मैं एनिमेशन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक, जैसे मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जहां शरीर में ग्लूकोज का निस्तारण करने में समस्या आती है और शरीर में, रक्त में आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं तो वो पच करके ग्लूकोज में, जो कार्बोहाइड्रेट है, आहार ही हमारे शरीर का एनर्जी का स्रोत है। ये आहार हमारे आंतों में जाके पचता है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो
ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ये शुगर में परिवर्तित हो जाएगा और ये शुगर फिर हमको ऊर्जा देगा। अब ये कोशिका दिखाई गई है, कोशिका की दीवार है। अब ये शुगर आया, ग्लूकोज आया, अब ये कोशिका के अंदर नहीं प्रवेश पाएगा जब तक कि कोशिका के ऊपर कुछ रास्ते नहीं खुलेंगे, मार्ग नहीं खुलेंगे। पैनक्रियाज ने इंसुलिन छोड़ा, अब ये इंसुलिन भी रक्त के शुगर के साथ साथ कोशिका की दीवार तक पहुंचेगा और ये इंसुलिन रिसेप्टर है। अब ये इंसुलिन जब आएगा और इंसुलिन रिसेप्टर पे जब अटैच होगा तो ये मार्ग खुल जाएंगे कोशिका की दीवार में और इन मार्ग के माध्यम से ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करके जल करके ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब मोटापा होता है, शारीरिक श्रम कम होता है तो इंसुलिन रिसेप्टर शिथिल पड़ जाते हैं, इंसुलिन आके अटैच होता है लेकिन रास्ते नहीं खुलते, ग्लूकोज बाहर रह जाता है। फिर और अधिक इंसुलिन निकलता है तो कुछ रास्ते खोलता है, किसी तरीके से कुछ ग्लूकोज अंदर आता है और अधिकांश ग्लूकोज आपके रक्त में संचरण करता रहता है और रक्त का शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हम कहते हैं अब डायबिटीज हो गया है। अब मैं ये सब लक्षण बता रहे हैं, मैं लक्षणों पे नहीं जाऊंगा। तो मैं फिर से वापस अपने तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपको यह पता है कि क्या कारण है जो मैंने आपको बताए, तो सही समय पर आपने अपने शरीर के सिग्नल को पकड़ लिया और आप पीछे लौट गए जिस रास्ते से आप आगे बढ़ रहे थे, तो आप मधुमेह से बच जाएंगे या गोली आपकी बहुत देर से लगेगी। नहीं चेते तो आजकल लोग 30 साल, 32 साल, 35 साल पे मधुमेह लेके चले आ रहे हैं। आज से 30 साल पहले जब मैं पढ़ता था तो अमूमन मधुमेह 50, 55, 60 साल के आसपास लोगों को प्रकट होता था। अब ये और घट करके 30, 32, 27 साल तक के लोग टाइप 2 में डायबिटीज लेकर के चले आ रहे हैं। तो ये मेरा जो बताना है ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके परिवार में मधुमेह रोग है। वो अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को सचेत करें कि देखो तुम्हारे अंदर बीज तो पड़ा हुआ है लेकिन इसको खाद पानी देना बंद करो। जिनको मधुमेह हो गया है वो अभी अब से अगर अपनी तोंद कम करें तो दवाओं की मात्रा कम हो जाएगी, एक्सरसाइज के लेवल बढ़ावें तो दवाओं की मात्रा कम हो जाएगी, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अब कितना एक्सरसाइज करना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को और एक मधुमेही को, ये हम आगे कभी जब व्यायाम पे चर्चा करेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम लोग इसके बाद प्रश्न लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि जो हमारा अगले महीने का पहला संडे होगा उसमें हमारे साथ होंगे पटना से डॉक्टर सुभाष कुमार। आप एमडी मेडिसिन है, एंडोक्राइन डायबिटीज में आप पारंगत हैं, वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट एजुकेशन फोरम पे भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो ये हमें अगले व्याख्यान में पहले इतवार को अगले महीने के सितंबर के हमें बताएंगे कि मधुमेह में कौन कौन से जांच कब और क्यों कराने चाहिए। तो इसके साथ ही अब मैं चैट बॉक्स में जाता हूं। डॉक्टर अभिजीत, आर यू देयर? Yes, sir. Good morning. I am there. Morning. So have you selected some questions from the chat box? Apparently, sir, chat box में अभी तक किसी ने कुछ पूछा नहीं है। अच्छा, तो पवन जी। सर, पवन सर, जी सर। सबको अनम्यूट कर दें और एक एक करके लोग अपने प्रश्न जो पूछना चाहते हैं रखें तो आके हम लोग उस पर चर्चा कर सकें। डॉक्टर सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुभाष, आपका स्वागत है। आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर सुभाष, पटना से डॉक्टर सुभाष भी हमारे साथ है जुड़े हुए। मैडम जय, आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ? जी मैडम, आप पहले कुछ अपने विचार रखें, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। जी जी, आप सभी को नमस्कार। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैंने पहली बार ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं डायबिटीज, गोरखपुर में मुझे डायबिटीज शुरू हुई थी
और बड़ा अच्छा रहा वहाँ। डॉक्टर गुप्ता आपका गाइडेंस रहा और काफी अच्छे से हम मैनेज कर लेते हैं इसको। एक तो डाइट कंट्रोल करते हैं और एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में मेनली वॉकिंग करते हैं, रेगुलरली डेली वॉक करते हैं 45 मिनट से, मतलब कम से कम 45 मिनट, और थोड़ा बहुत ये प्राणायाम करते हैं। और डाइट पे जितना कंट्रोल है वो करते हैं और टाइमिंग फॉलो करते हैं। जैसे 9 बजे नाश्ता। आपको डायबिटीज हुए? ये हमको 15 साल से ऊपर हो गया है। 15 साल से मैडम एक्टिव रह रही हैं। हाँ, इसमें दिक्कत ये थी कि हमें स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो गया। हमारी सिस्टर भी आप लोगों को बता दूं कि मैडम यहाँ आरपीएफ में थी, अभी आरपीएफ में ही रेलवे बोर्ड की आप मेंबर हैं और इसी महीने इनका रिटायरमेंट है। हाँ, सेटल करेंगी। जी जी, तो थैंक यू वेरी मच। एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, पॉजिटिव रहना है और रेगुलर रहना है, तो उससे बहुत मुझे हेल्प है। डॉक्टर वीनू जुड़ी हुई है हमारे साथ रांची से। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते मैडम, नमस्ते। बताइए आपने जो भी मॉडिफिकेशन बताई और आपने जो भी किया, मेरा डायबिटीज अभी बहुत अच्छा है। जो मेरा 242 था वो आज मेरा 101 था फास्टिंग। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है वो कोई कम कर सकता है क्या? आप अगर वेट कम, देखिए सबसे पहले इंडियन आदमी को जैसे ही थोड़ा सा वो आघाता है तो कहते हैं, तो सबसे पहले उसकी चर्बी तोंद पे जमा होती है। आपको बहुत लोग देखेंगे दुबले पतले लेकिन तोंद निकली होगी। हाँ, तोंद निकला। आप जब वजन कम करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो चर्बी हटेगी वो तोंद से ही हटेगी। इसलिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप अपना जहां वजन कम करेंगे सबसे पहले फैट आपके तोंद से ही मोबिलाइज होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। तो जी मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज बड़ी लहराती हुई आ रही है, गंदा पानी। ये बहुत अच्छा लगा हमको। आपका जो स्पेशल वर्जन था डायबिटीज का, हम लोग तो अपने मेडिकल वर्जन में सुनते हैं, बट इतना शुद्ध और प्रभावी रूप से आपने प्रस्तुत किया, उसको देख करके हमको अपने मतलब स्कूल विद्यालय के दिन याद आ गए। स्कूल भी बोलना लगता है कि गलत बोल रहे हैं। और आप बहुत रोचक तरीके से डायबिटीज के हर एक भाग को आपने प्रस्तुत किया। और वाकई मैडम ने जो पूछा कि पेट के ऊपर वाला चर्बी हम लोगों के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम है इंडियन फिनोटाइप में, जहाँ की हम लोग थिन फैट इंडियन, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे डॉक्टर चितरंजन याग्निक की, तो उसका वही है कि हम लोग का जो खान पान जो चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, सबका बहुत प्रभाव है। लेकिन अगर कोई चाहे तो जरूर कम कर सकता है। उसके लिए डाइट और एक्सरसाइज, जैसा कि आप बता रहे थे, वो सब काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, इसमें सतत लगे रहना होगा, और एक बार आ जाता है तो ये छोड़ता नहीं है जल्दी। बट अगर आप थोड़ा उस पर मेहनत करें तो शायद 100% तो नहीं, बट 70, 80, 90% तक भी कम किया जा सकता है। बहुत बढ़िया प्रयास है और हमको बहुत मजा आया आपकी बात सुनकर के। हमको हमें उम्मीद ये है कि अगली बार आपका जो व्याख्यान हो उसमें इससे भी ज्यादा मजा आप लाएंगे। नहीं, जरूर हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट करें। सर, कैप्टन अनिल कुमार मिधा की वाइफ की तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन है। किनकी तरफ से? चेन्नई से कैप्टन अनिल कुमार मिधा। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शुगर फ्री टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं फॉर शुगर, आर दे हेल्पफुल और डू दे, बिकॉज समटाइम्स कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि वो किडनी को डैमेज करते हैं, तो क्या है, सच क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। हालांकि इसको जब डाइट वाला चैप्टर लेंगे तो और डिटेल में भी बात करेंगे। ये देखिए, अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नेट पे डाल दें तो आपको ऐसे डरावने पोस्ट देखने को मिल जाएंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो FDA से रिकमेंडेड 2-3 आपके स्वीटनर्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल, मैं उसकी बात कर लूं। 2 स्वीटनर सबसे कॉमन अवेलेबल है। एक है एस्पार्टेन
और एक है सुक्रालोज, और तीसरा एक आपका आया जिसको हर्बल कहते हैं, स्टीविया। तो जो एस्पार्टेम है, ये तीनों, स्टीविया अभी भी FDA से अप्रूव्ड नहीं है क्योंकि इसके साइंटिफिक डाटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एस्पार्टेम और सुक्रालोज ये जो दो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस है, और जो डोज रिकमेंडेड है हम लोगों के लिए, उसका आप 50 गुना भी ले लें, 50 गुना अधिक डोज पर भी ये हार्मफुल नहीं पाया गया है। सैक्रिन को लेके माउस के स्टडीज के ऊपर बहुत पहले कैंसर का एक प्रोस्टिट्यूशन लगाया गया था, तो सैक्रिन इसलिए हम यूज करते नहीं, लेकिन वो भी जिस डोज में बताया गया था वो डोज कभी भी हम लोग अपने डाइटरी यूज में उस डोज का इस्तेमाल कभी नहीं करते। तो ये टोटली सेफ है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कॉशन रखना है कि अगर आप एस्पार्टेम यूज करते हैं तो बच्चों को, 12 साल से नीचे के बच्चों को मत दीजिए। दूसरा, एस्पार्टेम को आप आंच पे नहीं चढ़ा सकते, यानी अगर कोई चीज पक रही है या बेक कर रहे हैं तो उस समय आप नहीं डाल सकते, वो होता है डीनेचर हो जाता है। लेकिन सुक्रालोज जो है वो सुक्रोज का ही एक फॉर्म है, उसको आप बेकिंग में भी कर सकते हैं, आप उसको खीर में भी आंच पे चढ़ा के कर सकते हैं। तो सुक्रालोज को आप गर्म चीज में डाल सकते हैं, लेकिन एस्पार्टेम को आप जब आंच से नीचे उतार लें किसी चीज को, थैंक यू आलोक, सो काइंड ऑफ यू फॉर द क्लैरिफिकेशन, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि भाभी जी ने भी ज्वाइन कर रखा है चेन्नई, जब फिर आज दर्शन हो गए इनके। नहीं, बहुत अच्छा सेशन, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू। कॉपी सही कर दो। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी पेन है उसके अंदर, पेन निकालो, पेन निकालो। ठीक रहने दीजिए, हम जानते हैं आपकी मेहनत के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत की पात्र है आप। विश्व इसी तरह आपका ख्याल रखता है। आप लोग जुड़ते रहिए, बस इसी तरह से और लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है डॉक्टर धवन, एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड? ये जो लोग करेले का फलाना कड़वे कड़वी चीजें पीते हैं, कैंसर इससे ठीक हो जाएंगे, बाबा रामदेव भी बोलते हैं लोग, क्या इसका रोल कुछ है? सर जी, इसकी चर्चा हम जब डाइट और ड्रग्स पे आएंगे तब करेंगे, आज इस विषय को नहीं उठाएंगे। इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी उठाएंगे कभी? इन्वेस्टिगेशन के पार्ट, नॉर्मल लिमिट किस टाइम कराना चाहिए, ये सब चीजें ये तो अभी अगले ही टॉक में हमारे डॉक्टर सुभाष जी बताने वाले, मधुमेह में कौन कौन से जांच कब और क्यों। ये तो अगले फर्स्ट संडे को, सितंबर फर्स्ट संडे, टॉपिक ही यही है कि मधुमेह में कौन कौन से जांच कब और क्यों। पूरा टॉपिक ही ले रखा हम लोगों ने। हेलो प्रकाश जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। कुछ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, अभी आपसे बात करता हूँ। तिवारी जी, हमने तो 3-4 लोगों को आज जोड़ा भी है। बहुत अच्छा। दे आर सफरिंग विद द डायबिटीज, सेंट्रल ओबेसिटी, उनको प्रॉब्लम है, तो अब देखिए वो लोग से फीडबैक लूंगा मैं क्या है। बहुत अच्छा लगा, और आगे भी मैं काफी लोगों को जोड़ूंगा इसमें। डॉक्टर अजय तिवारी अभी दिखे, अभी गायब कहाँ हो गए? नहीं सर, आ गए। डॉक्टर अजय तिवारी, आप लखनऊ में सेटल्ड है, डायबिटीज फिजिशियन है और विशेष इंटरेस्ट का डायबिटीज में है काफी। एक चीज और बता दूं, ये एक दिन में 50 किलोमीटर तक साइकिल चला सकते हैं। एक दिन में 50 किलोमीटर तक साइकिल चला सकते हैं। ये लखनऊ से उन्नाव चले जाते हैं साइकिल चला कर। साइकिल की फैट कम हो जाएगी। साइकिल सर को प्रणाम, सर को प्रणाम, साइकिल की फैट कम हो जाएगी। सर को सादर प्रणाम, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सर ने आयोजित किया, और मतलब वो मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और किसी ने प्रश्न किया कि क्या वजन घटाया जा सकता है, तो इसके बारे में मेरा कहना है कि अगर आप सतत प्रयासरत रहो, और जो मेरा निजी एक्सपीरियंस है, ये लॉकडाउन से मैंने करीब 10 से 11 किलो वजन घटाया है। तो मेरे को समझ में आया वो ये है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे, क्योंकि जो हमारी डाइट है वो एक्सक्लूसिवली कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे हम अपने किसी मरीज से पूछते हैं कि आप क्या खाना खाते हो, तो कहेंगे 3 रोटी सुबह, 3 रोटी दोपहर, 3 रोटी शाम।
तो बाकी सब्जियां हैं और जो बाकी दाल है और चीजों के बारे में कभी भी आप मतलब किसी से पूछे तो आप ये बताएंगे कि कितनी रोटियां खाते हैं। तो बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं, इसलिए हम लोग वी आर प्रीडिस्पोज टू, जिसे अभी सुभाष भाई कहते हैं कि जो इंडियन फिनोटाइप है कि हमारा मोटापा पेट पे लगता है, उसका मुख्य कारण जो है कार्बोहाइड्रेट रिच। अपने खाने में सब्जियां, फल और बाकी प्रोटीन के जो पदार्थ हैं वो खाएंगे तो निश्चित तौर पे वेट रिड्यूस होगा, क्योंकि 80% वेट रिडक्शन का जो मादा है वो डाइट से संबंधित है और 20% एक्सरसाइज से आता है। तो सर का जो अनाज कम करें, सब्जी हरी सब्जी और फल ये ज्यादा लें, ज्यादा खाएं। अजय जी आपको भी अगले किसी व्याख्यान में हमें जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, आपकी सेवा ली जाएगी। सर आपका आशीर्वाद बना रहे। तो अगर आप कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अपने कार्यक्रम को एक मिनट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस समय कोविड में लोग काढ़ा खूब जम के पी रहे हैं। हाँ। हेलो, आवाज आ रही है अब तक? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसमें लिखा हुआ है काढ़ा बनाने के बाद मैंने कई काढ़ों का वो देखा कि उसमें गुड़ डालें, तो ऐसा ना हो कि लोग गुड़ को समझें कि हाँ ये स्वास्थ्यप्रद है और नुकसान नहीं करता है, ऐसा लोगों में भ्रम है। हाँ ये भ्रम रहता है। मुझसे तो जो भी पूछता है मैं बताता हूँ भैया गुड़ और चीनी दोनों बराबर नुकसान करता है। लेकिन फोरम से आप भी एक बार इस बात को बताएं लोगों को। मैंने चरक सूत्र से जो आपको श्लोक दिखाया उसको लिखा है गुण और गुण के विकृत रूप। समझ रहे आपकी बात, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं गुण और गुण के विकृत रूप, तो गुड़ चीनी सब उसी में आ जाएगा। लेकिन लोग अमूमन इस चीज को आज भी मान के चलते हैं कि चीनी नुकसान करती है, गुड़ नहीं करता है। नहीं करती। ये बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ ये है बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैंने कहा काढ़े का सीजन चला, आप एक्सक्लूसिवली इस बात को बोल रहे हैं। हेलो डॉक्टर आलोक, मेरी आवाज आ रही है? लोगों तक ये बात पहुंच भी गई। हाँ ललित मोहन जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब से मैंने अभी आप वाली मेडिसिन शुरू करी है, मेरा काफी कुछ शुगर जो है वो कंट्रोल में है। वेट मैंने काफी सारा लूज कर लिया है। मैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को वॉक करता हूँ। मैं सोचता हूँ थोड़ी सी वॉक कम कर लूं क्या, क्योंकि काफी कुछ फैट ऑलमोस्ट मेरा बेली फैट खत्म हो चुका है, बहुत जरा सा रह गया। देखिए जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर की क्षमता का 50% व्यायाम करना चाहिए जी। अतिक्रमण व्यायाम करती अतिक्रमण शरीर को क्षय प्रदान करता है, बल नहीं प्रदान करता, शरीर को क्षय प्रदान करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप शारीरिक क्षमता का अतिक्रमण कर रहे हैं या आप ही बेहतर अनुभव कर पाएंगे तो मत करिए, उतना ही करिए जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है। एक चीज मैं और ये पूछना चाहता हूँ मैं कि क्या इस समय मैं वॉक की जगह साइकिलिंग भी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वॉक अपनी जगह पे है, साइकिलिंग अपनी जगह पे है। नहीं, इसमें ये साइकिल आप हफ्ते में 3 दिन साइकिलिंग कर ले या थोड़ी साइकिल से जाए, फिर वॉक करके आए, फिर साइकिल उठा के घर चले आए, दोनों को कंबाइन कर दें। अच्छा, घुटनों के ऊपर इसका कोई जाते हैं तो पार्क तक साइकिल से चले जाएं, पार्क में टहले फिर साइकिल से घर चले आए। नहीं, मैं अपनी बिल्डिंग में ही वॉक करता हूँ, काफी एरिया है मेरे पास। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि साइकिलिंग से क्या घुटनों के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता? नहीं, साइकिलिंग नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, तो साइकिलिंग बल्कि अगर घुटने के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है, क्योंकि जब आप चलते हैं या रस्सी कूदते हैं या जॉग करते हैं तो शरीर का सारा वजन आपके घुटने पे आता है, लेकिन जब आप साइकिल चलाते हैं तो घुटने पर शरीर का कोई वजन नहीं होता। बाकी एक थोड़ी सी बात आपको ये बात बता दूं कि मैं आजकल जो है मैं आम और अनार भी खाने लग गया हूँ, जो मैंने पिछले 1 साल से नहीं खाया था। ये फायदा हो गया है। मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम से सब लोग अपने अपने जितने भी रिलेटिव हैं या जितने आसपास हैं जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, उनको नेक्स्ट टाइम में जो हमारा फर्स्ट संडे को होने वाला है मीटिंग, उसमें ज्वाइन करने के लिए आग्रह करें और सब लोग आए उसमें। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। अभी क्वेश्चन पूछा कि साइकिलिंग पे घुटने पे कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो मैं सर को ये बताना चाहूंगा कि साइकिलिंग से घुटने पे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो गदूद होता है, उस पे प्रभाव पड़ता है। इस पे कुछ आर्टिकल्स भी हैं
तो अगर आपको गदू की कोई समस्या है पहले से तो फिर साइकिलिंग को अवॉइड करना चाहिए एज के साथ। अच्छी बात है डॉक्टर अभिजीत। देखिए एक नई जानकारी डॉक्टर अभिजीत ने दी। तो मैं अब चाहूंगा कि सोनी साहब जो हमारे लॉज वेलेस के इस समय वर्शिपफुल मास्टर हैं, हमारे लॉज में उनको वर्शिपफुल मास्टर कहा जाता है, और ललित भी लॉज के मेंबर हैं, इसलिए वो बेहतर समझ रहे होंगे इस बात को। और ये जो कार्यक्रम हमारा चलता है, जो हम लोग करते थे, ये बेसिकली हर महीने के पहले इतवार को नेपाल लॉज के हॉल में करते थे, और डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन और लॉज वेलेस का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है 2003 से ही, और हम वहाँ के हॉल में इसको करते थे हर महीने के पहले रविवार को। नहीं कर पा रहे हैं। लॉज वेलेस हमारा पार्टनर है, शुरू से रहा है, और मैं अपने वर्शिपफुल मास्टर सोनी साहब से अब चाहूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन सारे जो हमारे लोग जुड़े हैं उनसे। धन्यवाद डॉक्टर आलोक जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के इस एफर्ट को जो ये इन्होंने 2003 से चलाया हुआ है, मधुमेह कारण और उसके निवारण, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, और इसके लिए जो है वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, अबाउट अराउंड द वर्ल्ड यू गो फॉर इट, आप देखेंगे कि हर चौथा पांचवा आदमी हमें इससे ग्रसित मिलता है। तो डॉक्टर साहब के इस एफर्ट्स के लिए हम लोग को सबको थैंकफुल रहना चाहिए। और अबव मैं इसके जो हमारे होस्ट इस मीटिंग के, प्रदीप तिवारी जी और पवन द्विवेदी जी, इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनके एफर्ट से हम लोग इसमें जुड़ते हैं, और जुड़ के इसके साथ हम लोग अपना जो है आप सबसे अपने अपने शेयर करते हैं प्रोग्राम। इसके अलावा जितने भी डॉक्टर साहब के फ्रेंड्स, डॉक्टर्स जो भी जुड़े हुए हैं, मेरे लॉज के वर्चुअल ब्रदर्स, और जितने और व्यापारी गण भी कुछ नजर आ रहे हैं, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। ये हमारे लॉज वेलेस का एक निरंतर चलने वाला प्रोग्राम है, और ये हम लोग पहले हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को करते थे। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और हम लोगों ने इसको प्लानिंग की है कि हर महीने के फर्स्ट और थर्ड सैटरडे को करेंगे। तो मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप सब इसमें हमेशा जुड़ते रहें और इसका लाभ लेते रहें। और आप सबके इसके साथ जुड़ने के लिए हम अपने लॉज वेलेस की तरफ से, साथ में डॉक्टर आलोक गुप्ता जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम सब आपके आभारी हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अंत में मैं एस्का फार्मास्यूटिकल को, जिनके सौजन्य से हमें ये जूम प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और पवन द्विवेदी जी को धन्यवाद देता हूं इस पूरे मीटिंग को कोऑर्डिनेट कराने के लिए। और इसके साथ ही अब धन्यवाद, नमस्कार। अगले पहले रविवार सितंबर को फिर हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।